नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो भाषा शिक्षण की विधियां जो आपका टॉपिक लगता है, इसके सभी PYQ और MCQ इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक के वीडियो आपको बारी बारी से मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि शानदार आपके लिए यूज़फुल कंटेंट है तो आप कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपके मनोविज्ञान का कंटेंट डाल रखा है वो आप ज़रूर देख लेना। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न अपना आता है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है इनमें से, ये हमसे पूछा गया है। तो रीट लेवल 1 2015 में पूछा गया। तो ये अनुकरण विधि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। आगमन निगमन विधि भी किसकी है? हिंदी भाषा शिक्षण की है। और भाषा प्रयोगशाला विधि भी किसकी है? तो हिंदी भाषा शिक्षण की। ये तीनों ही विधियाँ क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। अन्य विधियों की अगर आप बात करते हो तो इसमें आप व्याकरण अनुवाद विधि, द्विभाषा विधि, व्यक्तिरेख विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, व्याख्यान विधि, रसावधान विधि, समवाय विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, सैनिक विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, श्रुति लेखन अभ्यास विधि, साचार्य विधि, प्रदर्शन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, ये सभी विधियां हैं वो भाषा शिक्षण में हिंदी की भाषा शिक्षण विधियां हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है हमारा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत इनमें से कौन कौन से हैं? प्रेरणा का सिद्धांत बिल्कुल है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण का है। तो ये तीनों के तीनों ही सिद्धांत क्या है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, दोबारा से आ गया ये प्रश्न। तो प्रेरणा के सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ये सभी का सभी। इसके अलावा देखो शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की भी अगर आप बात करो ना तो मैं बताऊं तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, अनुकरण का नियम, स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, इस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत इसमें होते हैं। आगमन विधि के रूपों की संख्या है। आगमन विधि में रूपों की संख्या कितनी है ये बताओ। तो आगमन विधि में कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं आगमन विधि के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वाक्य विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है आगमन विधि। देखो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो शेयर जरूर करना सबके पास में। निगमन विधि है, निगमन विधि है, ये हमसे पूछा गया कि निगमन विधि है वो क्या है, इस बारे में हमसे पूछा है। तो मनोवैज्ञानिक विधि है क्या? बिल्कुल गलत है। निगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? तो व्याकरण शिक्षण की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसे विकृत रूप में क्या कहा जाता है? सुग्गा प्रणाली कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो सुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार की रचना के लिए उपयुक्त है? प्रारंभिक स्तर पर ये अनुकरण विधि है वो उपयुक्त होती है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि है वो उपयोगी है। तो किस स्तर पे उपयोगी होती है? ये लेखन और उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि है वो प्रारंभिक स्तर पर क्या होती है? उपयोगी होती है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? जो भाषा शिक्षण है जो उसकी सूत्र जो विधि होती है उसमें मूल स्रोत कौन सी भाषा है, ये हमसे पूछा गया। तो कौन सी भाषा होती है आपकी? संस्कृत होती है। कौन सी? संस्कृत भाषा इसमें होती है। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया? इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में है वो कहा गया है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सी के संदर्भ में? प्रोक्स विधि के संदर्भ में ऐसा ये कथन है वो कहा गया है।
द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी होती है? व्यक्तिरेख विधि है वो द्वितीय भाषा शिक्षण की क्या होती है? व्यक्तिरेख विधि, तुलनात्मक विधि होती है। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है? तो कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली है जिसके अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है? तो ये हमसे पूछा गया है आपका। तो इसमें कौन सी विधि हो जाएगी? यहाँ पे तुलनात्मक नाम आ रहा है तो सीधी सी बात है कौन सी विधि होगी? तुलना प्रणाली इसमें उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के अंदर देखो मिला था बोनस, साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना और व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो ये सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए इसमें क्या मिला था? बोनस दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य जो शिक्षण होता है उसमें शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है वो कौन सी होती है ये हमसे पूछा गया। तो कौन सी होती है विधि? उद्बोधन विधि में गद्य शिक्षण में शब्दार्थ का अर्थ है वो स्पष्ट किया जाता है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है? वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। तो संश्लेषण विधि में इसी प्रकार से सिखाया जाता है, वर्ण, फिर शब्द और वाक्य। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि में क्या प्रयोग होता है? शब्द से वर्ण है वो प्रयुक्त होता है। उसके बाद में नर्सरी तथा प्रारंभिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो हमसे पूछा गया है। तो कौन सी होती है? गीत तथा नाट्य प्रणाली। कौन सी? गीत तथा नाट्य प्रणाली। हम फटाफट से एमसीक्यू और पीवाईक्यू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि परीक्षा भी नज़दीक में, इतना टाइम नहीं है कि आपका ज़्यादा समय है वो हम लें, तो आराम से फटाफट से ये सारे क्वेश्चन है वो कर लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है ये हमसे पूछा गया है। तो योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है वो WH किलपेट्रिक है। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक WH किलपेट्रिक को माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान है वो की जाती है, किस आधार पे की जाती है? प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा है वो प्रदान किस आधार पे की जाती है ये हमसे पूछा गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, और किस आधार पे? जीवन उपयोगी शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना होता है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद में उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। क्या पूछा है? उद्बोधन विधि का उपभेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो उद्बोधन विधि में एक तो दृश्य विज्ञान होता है, बिल्कुल है, अभिनय होता है इसका उपभेद, और कहानी होता है, लेकिन अनुवाद है वो उद्बोधन विधि का आपका उपभेद नहीं होता। इसमें दृश्य विज्ञान, कहानी और अभिनय ही इसके अंदर शामिल है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? व्याकरण जो आपकी जो शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से कौन सी विधि में नहीं दी जाती है ये हमसे पूछा है। तो कौन सी विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण विधि नहीं है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण विधि कौन सी इसमें से नहीं है? तो प्रवचन विधि तो रचना शिक्षण की विधि है, निर्देशन विधि भी है और प्रश्नोत्तरी विधि भी है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि है वो रचना शिक्षण विधि नहीं है। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? तो कौन से ऐसे शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने कहा कि स्कूल क्या होता है? एक बाग होता है और अध्यापक उसका माली होता है और बच्चे पौधे के समान है। तो इस प्रकार से कहने वाले शिक्षा शास्त्री कौन थे ये हमें बताना है। तो कौन थे? फोरवेल महोदय। कौन थे? फोरवेल महोदय। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो किस नाम से जाना जाएगा? प्रश्नोत्तर जो प्रणाली होती है उसे खंडनावयन प्रणाली के नाम से जाना जाएगा, खंडनावयन प्रणाली। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है।
निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। और इसमें 4 ऑप्शन है। छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों को द्रुतगामी से मौन वाचन का अभ्यास करना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों में परिचित कराना। तो बताओ इसमें से कौन सा इसमें सही होगा। तो शिक्षण का उद्देश्य है वो जो नहीं होता है, ये होता है कि अभिनय में निपुणता प्रदान करना है, वो उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। इसमें तो कॉमन सेंस वाली भी बात है। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। भाषा प्रयोगशाला में क्या नहीं होता है? टेप रिकॉर्डर भाषा प्रयोगशाला में होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी होता है, माइक्रोफोन भी होता है, लेकिन मोबाइल है वो भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? उद्देश्य का निर्धारण करना ही शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। भाषा शिक्षण की श्रुति लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा उद्देश्य इस विधि का नहीं है? तो एक तो वर्तनी दोष को दूर करना है, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना भी है, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना भी है, लेकिन हस्तलिपि में सुधार करना है वो श्रुति लेखन जो अभ्यास विधि है इसमें नहीं होता है। श्रुतबोध में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। तो इसमें रेप संबंधी व्यवहार कौन सा नहीं है इसमें से, ये हमसे पूछा गया है। तो कर्म होता है, धर्म होता है, प्रकाश होता है, लेकिन कबूतर नहीं होता है इसमें। उसके बाद में शब्द भंडार में वर्दी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द भंडार में वर्दी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि होती है? तो गद्य शिक्षण है वो शब्द भंडार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है। उसके बाद में हम देखें तो प्रश्न आता है हमारा कि जिस चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़ियां के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की स्तत संगिनी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो बड़ा कथन है, और ये कहने वाले जो शिक्षा शास्त्री है वो कौन थे ये हमें बताना है। तो कौन थे? पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने इस बात को कहा था। उसके बाद में नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो ये नवीन शिक्षण पद्धतियों में जो प्रोजेक्ट पद्धति है ना कि व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है ये हमें बताना है। तो किसको जाता है? कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट को दिया जाता है। उसके बाद में ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा उद्देश्य होता है ये हमें बताना है कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है ये हमें बताना है। तो कौन सा होता है इसमें? ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं। यह विधि है। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख के देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देख करके उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के क्या बनाओ? अक्षर बनाओ। तो ये विधि है वो कौन सी होती है ये हमें बताना है। तो कौन सी होती है? इसमें अनुकरण कर रहा है तो अनुकरण विधि इसमें हो जाएगी। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी है जो विधि होती है वो किस प्रकार है? वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना ही क्या होता है? पेस्टालॉजी विधि होती है। वर्णों के छोटे छोटे खंड करके और उन खंडों का क्या करना? योग करना। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचित अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई? कि अध्यापक स्वयं ही तो क्या करे? नाटक का वाचन करे, किंतु यह वाचन है वो वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्तियां भाषा शिक्षण के कौन सी प्रणाली के लिए उपयुक्त है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी के लिए होगी? ये आदर्श नाट्य प्रणाली के लिए उपयुक्त होंगी। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी होती है? डाल्टन प्रणाली। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी साथियों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति हमसे पूछी गई है। तो कौन सी होती है इसमें? मोंटेसरी विधि है वो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देती है। निम्नलिखित में से
रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो रचना शिक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, ये तो उद्देश्य होता है। क्रमबद्धता बनाना, ये भी है। इसके अलावा व्याकरण सम्मत कार्य करना, ये भी है। लेकिन विविध भाषाओं का ज्ञान करवाना है, वो रचना शिक्षण का काम है, नहीं होता है। इसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है, तो कौन क्या होता है इसमें? स्वगति का सिद्धांत सम्मिलित इस विधि के अंदर होता है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाएगा? हेनरी कोल्डवेल कुक को दिया जाता है खेल विधि को प्रचलित करने का। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? ये पहले भी आई थी, तो किस नाम से जाना जाता है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली के नाम से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ हमें बताना क्या होता है? बच्चों का उद्यान। किंडरगार्टन मतलब बच्चों का उद्यान। भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य है। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य है। किसका है ये हमें बताना है, तो सत्य वाक्य है, ये बताना है सत्य या असत्य, तो क्या होता है? सत्य है। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? तो नाटक का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? एक तो कथोपकथन ये भी होता है, कथा वस्तु ये भी होता है, पात्र और चरित्र चित्रण ये भी होता है, सम्यक वाचन, तो सम्यक वाचन है वो नहीं होता है। भाषा प्रयोगशाला में वृत्त शब्दकोश का निर्धारित स्थान यह है। क्या होता है निर्धारित स्थान इसमें? तो क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है? किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो सशक्त होती है? तो कौन सी से होती है ये हमें बताना है। तो कौन सी से होगी? प्रश्नोत्तरी विधि से होती है, क्योंकि वो लगातार बोला जाता है उसमें। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो ऐसा कौन कहने वाले? पहले भी ये प्रश्न आया है, तो कौन थे? फॉरवेल महोदय हैं। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है कि सत्य कथन इसमें से कौन सा है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया और भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो यही इस किंडरगार्टन के द्वारा है कि भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा है वो किंडरगार्टन विधि के द्वारा नहीं दी जा सकती है। ये कथन क्या है? सत्य कथन है। सर्वप्रथम तरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही? सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को क्या किया जाए? लिखवाना शुरू किया जाए। तो कौन से स्तर के बच्चों के लिए? ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये कहा गया है। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है, क्या होता है? क्रमित लघु पदों का सिद्धांत है, वो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत होता है। उसके बाद में डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं वो कौन थे? पार्कहर्स्ट हैं। ठीक है। उसके बाद में वेनेटका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन हमें बताना है। वेनेटका शिक्षण प्रणाली पद्धति के बारे में हमें क्या बताना है? सही कथन बताना है। तो इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने किया, बिल्कुल सही है। इसका नामांकन अमेरिका के वेनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ, यह भी सही है। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई, यह भी सही है। तो सारे के सारे इसमें सही है। निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो विधि कौन सी है? ये हमें बताना है। तो कौन सी विधि है? बेसिक शिक्षा से बल मिला है। उसके बाद में आपका आता है प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान क्या रखना चाहिए? प्राथमिक स्तर के बाद में कौन से ध्यान रखना चाहिए? तो कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, इस बात का इसमें ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या कौन सी है? इसमें ये हमें बताना है कि वर्णों की अधिकता है वो हिंदी भाषा में होती है, इसी वजह से ये समस्या है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या है? किंडरगार्टन का सही अभिप्राय हमसे पूछा है, तो बच्चों का बाग होता है इसमें।
उसके बाद में आगे वाला प्रश्न आपका आता है कि डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है। ये कई बार प्रश्न आ गया ना, तो डाल्टन प्रणाली के आविष्कार के बारे में हमसे पूछा है, तो क्या होता है इसमें पार्कहर्स्ट होता है। देखो कितने प्रश्न आपके सही हुए ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना, और आपको अगले वाला कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी आप जरूर लिखें। उसके बाद में मानवेतर भाषाओं के शिक्षण प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, तो मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, ये हमसे बताना है कि कौन सी विधि होगी। इसमें खेल विधि है वो होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है, तो मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि हमसे पूछा है और सही उदाहरण हमसे पूछा गया, तो क्या है इसमें अभिनय प्रदर्शन होता है। उसके बाद में मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती है, तो कौन सी विधि नहीं आएगी इसमें से आपका गद्य शिक्षण है वो प्रत्यक्ष विधि के अंदर नहीं आती है। तो ये आपके प्रश्न थे जो हम करवाने थे, इसमें भाषा शिक्षण का ही टॉपिक था ये, और ये प्रश्न आपको करवाए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे, और रीट में शानदार आपका प्रश्न है वो इनमें से आने की संभावना है, और आगे टॉपिक और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर के आएंगे। इसके अलावा हमने मनोविज्ञान का जो अधिगम टॉपिक है ना उसके प्रश्न करवाए हैं PYQ और MCQ, और साथ ही साथ हमने अभिप्रेरणा पूरा करवा दिया है, और NCF टॉपिक भी हमने करवाया, तो वो भी आप जाके चैनल पे जरूर देख सकते हो। और लेवल 1 से हो तो आपके नया टॉपिक मैथ में जुड़ा है वैदिक गणित, उसकी थ्योरी हमने और MCQ अच्छे से करवाया है, और भी छोटे छोटे प्रश्न करवाए वो भी आप जरूर चेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।